17 अक्टूबर के लिए हमारे पास वैसे तो 2 एडिटोरियल थे, लेकिन जो दूसरा एडिटोरियल है वो था हमास, इज़राइल, ट्रंप, इन सब के बारे में, जिनके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं, बहुत सारे एडिटोरियल देख चुके हैं। वही बातें थी। तो फिर आज हम सिर्फ एक ही एडिटोरियल पढ़ेंगे और ये एडिटोरियल है उत्तर पूर्व मानसून के बारे में, नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में। देश में नॉर्थ ईस्ट मानसून आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। अगर आप उत्तर भारत या मध्य भारत में रहते होंगे तो आप कहेंगे कि मानसून तो जा रहा है, पर फिर मानसून आ कहाँ रहा है? तो बात कुछ ऐसी है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, जिससे अधिकांश उत्तरी भारत और मध्य भारत में बरसात होती है, तो यहाँ से बरसात अब खत्म हो रही है, बरसात का मौसम खत्म हो रहा है, यहाँ से मानसून पीछे हट रहा है और ये जो पीछे हटता हुआ मानसून है, वही कहीं पर आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी हिस्से में, खासकर तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कुछ-कुछ कर्नाटक के हिस्सों में और केरल के हिस्सों में। तो यहाँ पर उत्तर पूर्व मानसून आ रहा है, यहाँ पर बारिश का मौसम आ रहा है। दक्षिणी जो प्रायद्वीप है, मतलब भारतीय प्रायद्वीप का जो दक्षिणी हिस्सा है ये वाला, यहाँ पर जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगा, मतलब नॉर्थ ईस्ट से आएगा, तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से होते हुए तमिलनाडु के तटों पर, आंध्र प्रदेश के तटों पर आएगा और यहाँ पर बरसात होगी। वैसे 20 अक्टूबर के आसपास नॉर्थ ईस्ट मानसून आ जाता है, कुछ आगे पीछे। तो 20 अक्टूबर के आसपास, इस बार 16 अक्टूबर से सक्रिय हो गया है मानसून। खेती के लिए अच्छी बात है, खेती को लाभ मिलेगा, क्योंकि अब रबी की फसल की बुवाई होनी है, रबी का मौसम आ रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून समय पर आया है, अच्छी बात है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कह रहा है कि इस बार जो बारिश होगी वो सामान्य से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी? मतलब जो औसत बरसात है उससे 12%, मतलब कुल मिलाकर 112% बारिश का अनुमान है। अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें, नॉर्थ ईस्ट मानसून तमिलनाडु के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए कितना ज़रूरी है, तो आंकड़ों के हिसाब से आंकड़े बताते हैं हमको कि तमिलनाडु में साल भर में जितनी बरसात होती है, मतलब तमिलनाडु में जितनी भी बरसात होती है साल भर में, उसका 48%, लगभग आधा हिस्सा, मतलब लगभग 50% बरसात नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है। मतलब तमिलनाडु के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट मानसून। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में अपनी कुल बरसात का, मतलब साल भर में जितनी बरसात होती है उसका 30% हिस्सा, लगभग एक तिहाई हिस्सा नॉर्थ ईस्ट मानसून से आता है। तो तमिलनाडु के लिए लगभग 50% और आंध्र प्रदेश के लिए लगभग एक तिहाई बरसात नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नॉर्थ ईस्ट मानसून, खासकर दक्षिणी हिस्सों के लिए, भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्सों के लिए। अब यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठते हैं, क्योंकि जब मानसून यहाँ से पीछे हटता है, मतलब उत्तर पूर्व से, नॉर्थ ईस्ट से दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट जाता है, तो बंगाल की खाड़ी से होते हुए हवाएं चलती है और यहाँ पर औसतन साल भर में 3 चक्रवात आते हैं। ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, लेकिन औसतन 3 बरसात आते हैं, 3 चक्रवात आते हैं। अब बात कुछ ऐसी है कि जब भी यहाँ पर चक्रवात उठते हैं, तेज बरसात होती है, तटों से चक्रवात टकराते हैं, इन इलाकों में भारी बारिश होती है, कभी कभी अंदरूनी इलाकों में भी बरसात हो जाती है, बादल फटने की घटनाएं आती हैं, बहुत तेज पानी आता है। कम समय में जब ज़्यादा बरसात होती है तो शहरी बाढ़ आती है, मतलब शहरों में पानी भरने लगता है। ड्रेनेज सिस्टम की अगर कैपेसिटी से ज़्यादा बरसात हो जाती है और समय नहीं मिल पाता पानी को बाहर निकलने के लिए, या फिर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कमियां रह जाती हैं, कचरा रह जाता है, नालियों का काम अधूरा, यानी मरम्मत नहीं हो पाती, टूटी फूटी नालियाँ होती है, पानी चोक हो जाता है, तो शहरों में बाढ़ आती है। भीषण बाढ़ हमने देखी भी है और पिछले 10 साल के अनुभव देखें तो यहाँ पर चक्रवातों की एक तो इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, इंटेंसिटी, और दूसरी चीज़ फ्रिक्वेंसी भी बढ़ रही है। इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी दोनों बढ़ी है और इसका परिणाम ये हुआ है कि शहरी बाढ़, न केवल शहरी बाढ़ बल्कि भीषण बरसात पूरे इलाके में देखने को मिली है और इससे जानमाल का नुकसान हो रहा है। मतलब होता ही है हर बार जब इतनी खतरनाक बरसात होती है, फसलों का नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है। चेन्नई की जो बाढ़ है, चेन्नई की बाढ़ हमने देखी भी है, कितने बड़े पैमाने पर चेन्नई में बाढ़ आई थी और इसकी निगरानी के लिए रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली बनाई है सरकार ने। सरकार बाढ़ की निगरानी कर रही है, चेतावनी देने के लिए, लोगों को समय पर सही फैसला लेने के लिए पहले से चेतावनी दी जाएगी। अगर कहीं पर बाढ़ की स्थितियां बनती हैं तो लोगों को वहां से निकलने के लिए या दूसरी तैयारियां करने के लिए या फिर आपदा प्रबंधन की टीमों के लिए, तैयारियों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली। अब सरकार इसके लिए तैयारियां कर रही है और दूसरी तरफ जब इतनी बरसात आने वाली है
हर साल कहीं पर भी, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट मानसून हो, चाहे वो साउथ वेस्ट मानसून हो, बरसात कहीं भी आएगी, तो उसके पहले हमें कुछ तैयारियां तो करके रखनी पड़ेगी। तो हमारी जो सरकारी एजेंसियां हैं, जितने भी सरकारी विभाग है, सरकार है या फिर लोकल बॉडीज़ हैं, तो इन सभी को बाढ़ से निपटने के लिए, बाढ़ की स्थिति का सामना करने के लिए कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहली बात तो है ये जो जल निकासी प्रणाली है, जल मार्ग है, नदी नाले हैं, इन सभी की सबसे पहले तो सफाई करनी पड़ेगी। सफाई अगर नहीं की जाती है तो कचरा जगह जगह पर फंसता है, खासकर छोटी छोटी नालियों में, नालों में, और फिर चोक होता है पानी, और फिर पानी ओवरफ्लो होता है, सड़कों पर भरता है, सड़कों से घरों में आता है, बाढ़ की स्थितियां बनती है, बहुत परेशानियां होती हैं, लोगों को घरों में दिक्कतें होती है, बीमारियां फैलती है, गंदगी फैलती है, और शहर का जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है, जान माल का नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है। इतना ही नहीं, लोगों को भी समझना चाहिए कि एक तरफ प्रशासन तो नदी नालों की मरम्मत कर रहा है, पूर्व निगरानी प्रणाली बना रहा है, आपदा प्रबंधन के लिए काम कर रहा है, नदी नालों की मरम्मत के साथ सफाई भी कर रहा है, और उन्हें करनी भी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी जनता ने उन्हें दी भी है। लेकिन लोगों को भी इन बात का ध्यान रखना चाहिए कि जलाशयों में, तालाबों में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि जब बरसात होती है तो यही कचरा नदी नालों में फंसता है, नालियों में फंसता है, और फिर बाढ़ जैसी स्थितियां बनती हैं। तो सामूहिक जिम्मेदारी लेनी होगी हम सभी को मिलकर काम करना होगा। एक और कारण है यहाँ पर कि जब भी लंबे समय से लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं होते, तो ये जो शहरी समस्याएं हैं, शहरी या ग्रामीण स्तर पर छोटी छोटी समस्याएं हैं, नदी नालों की सफाई की जो समस्या है, कचरा निपटान करने की जो समस्या है, ये समस्याएं एड्रेस नहीं हो पाती, इन समस्याओं पर ध्यान नहीं जाता। लंबे समय तक अगर चुनाव नहीं होते हैं तो लोकल मुद्दों पर ध्यान नहीं होता प्रशासन का, हमारे प्रशासकों का, हमारे शासकों का, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स का। तो इन सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि लोकल लेवल पर जो समस्याएं होती हैं, बहुत छोटे पैमाने पर, नदी नालों के स्तर पर, इन्हें भी एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। दूसरी तरफ, एक तरफ तो प्रशासन है, एक तरफ शहरी प्रशासन है या लोकल बॉडीज है, चाहे ग्रामीण स्तर पर हो चाहे शहरी स्तर पर हो, उन्हें भी अपनी तैयारियां करनी है। दूसरी तरफ किसान भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि रबी का मौसम आ रहा है, फसल की बुआई होनी है, और फसल की बुआई के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो बीज और दूसरा उर्वरक यानी रासायनिक खाद। इनके लिए तमिलनाडु सरकार ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह मुद्दा उठाया है, क्योंकि देश भर में खाद की किल्लत है। यूरिया, डीएपी, पोटास, एनपीके जैसे खाद या तो मिल नहीं रहे हैं, या लंबी लाइनें लगनी पड़ रही है, लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है, या फिर कालाबाजारी या मुनाफाखोरी का भी शिकार किसान ही होते हैं। क्योंकि भारत में उर्वरकों का जो उत्पादन है, हमारी डिमांड से प्रोडक्शन कम है, इसके लिए हमें आयात पर निर्भर होना पड़ता है। जैसे कि पोटाश, कुछ खाद ऐसे हैं जैसे पोटाश जैसे खाद, जिनके लिए हमें 100% आयात पर ही निर्भर होना पड़ता है। तो आयात ही होता है पोटाश, भारत में इसका प्रोडक्शन नहीं है। यूरिया का भी एक बड़ा हिस्सा भारत से बाहर से आता है, आयात करना पड़ता है। और जैसे पोटाश है, पोटाश ये रूस और यूक्रेन से आता है। तो जब भी इन इलाकों में, जहाँ या तो रास्ते में या फिर जहाँ से हम आयात करते हैं, वहाँ पर यदि कोई भू राजनीतिक समस्याएं खड़ी होती हैं, कोई विवाद खड़े होते हैं, जैसे लाल सागर में कोई विवाद खड़ा होता है, वहाँ पर युद्ध होता है, हुती विद्रोही या फिर इजराइल या फिर ईरान में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, या फिर रूस यूक्रेन में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उनका असर भारत पर सीधे तौर पर पड़ता है, उर्वरकों की सप्लाई पर पड़ता है। और इससे या तो सप्लाई आ नहीं पाती, या फिर महंगी आती है, या फिर टाइम लगाती है। तो ऐसे में भारत में खाद को लेकर काफ़ी किल्लत होती है, किसानों को इसका नुकसान झेलना पड़ता है, और इसके चलते किसान ज़्यादा कीमत चुकाने को भी तैयार होते हैं, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी का भी शिकार हो जाते हैं। बाकी कुल मिलाकर यही बात है कि जब मानसून आ रहा है, तो मतलब नॉर्थ ईस्ट मानसून आ रहा है, बाकी हिस्सों से मानसून पीछे हट रहा है, तो संभावना यह है कि ज़्यादा बरसात हो सकती है, तीव्र बरसात होने की संभावना है। तो हर स्तर पर प्रशासन को सतर्क रहना होगा, समन्वय करना होगा, तैयारियां करनी होगी, ताकि किसी भी प्रकार की बुरी स्थिति से, बाढ़ से बचा जा सके, और इसके नकारात्मक प्रभावों को खत्म किया जा सके, या इनके प्रभाव को, इनकी इंटेंसिटी को कम किया जा सके। इसके लिए तैयारियां करके हमें रखनी ही पड़ेगी। अब सवाल है, बार बार हम नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में बातें कर रहे हैं, तो समझना पड़ेगा कि नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या है। इससे पहले कि हम नॉर्थ ईस्ट मानसून को समझें, उसे समझने के लिए कुछ दूसरी चीजों को समझना भी जरूरी है। जैसे सबसे पहली बात तो ये मान लेते ही हमारी अर्थ है, हमारी पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं, और ये सूरज है, सन, जो कि बहुत बड़ा है, पृथ्वी की तुलना में साइज में बहुत ज्यादा है। और जब यहाँ से सनलाइट आती है, तो पृथ्वी के हर हिस्से पर सनलाइट बराबर नहीं आती, हर हिस्से पर सनलाइट
अलग अलग मात्रा में आती है, अलग अलग मात्रा में सूरज से हीट प्राप्त होती है धरती को। अब जैसे यहाँ पर ये सनरेज में और धरती की सतह में, पृथ्वी की सरफेस में 90 डिग्री का एंगल बनता है। या मतलब यहाँ पर हीट ज़्यादा आती है, और ज़्यादा हीट आती है तो गर्मी भी यहाँ पर ज़्यादा होती है। वैसे ही यहाँ पर पोल पर, यहाँ पर एंगल बहुत कम है। पोल से अक्सर या तो 6 महीने रात होती है, या फिर जब 6 महीने का दिन होता है उस समय भी सूरज, जैसे हमारे यहाँ जैसे शाम को दिखाई देता है, वैसे ही यहाँ से सूरज दिखाई देता है। इतना तो हम भी जानते हैं कि पोल पर दोनों तरफ बहुत ज़्यादा ठंडी है, बर्फ जमी हुई है, और इसका कारण है कि पृथ्वी की सरफेस की सूरज से दूरी हमेशा एक जैसी नहीं है। इक्वेटर पर ज़्यादा है, मतलब इक्वेटर पर डिस्टेंस कम है, और पोल पर ज़्यादा है। इक्वेटर पर एंगल सनरेज का, सनलाइट का, और पृथ्वी की सतह का एंगल ज़्यादा है, मतलब 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पर एंगल कम है। यहाँ पर ज़्यादा हीट है, यहाँ पर ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पर कम टेम्परेचर है, और यहाँ पर बर्फ जमी हुई। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर कम होता जाता है। तो एक बात हमको ये याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात याद रखने वाली यह है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है ना। जैसे ये अर्थ है, अब पृथ्वी का अक्ष ऐसे हो सकता है ना, जो अपने अक्ष पर इस तरह से घूमती है। लेकिन पृथ्वी इस तरह से नहीं घूमती। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है, मतलब इस तरह से घूमती है, इस तरह से नहीं, है ना, थोड़ी सी झुकी हुई है, टिल्ट है। कभी कभी सूरज से जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो पास में होता है और साउथ वाला दूर होता है। कभी कभी इससे उल्टी स्थिति हो सकती है, जब एक्सिस इस तरह से होती है, जब धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसमें पृथ्वी की पोजीशन सूरज की तुलना में बदलती रहती है। तो कभी नॉर्थ हेमिस्फेयर सूरज के ज्यादा करीब होता है, कभी कभी साउथ हेमिस्फेयर सूरज के ज्यादा करीब होता है, ठीक। दो बातें हमने समझ ली। पहली बात तो यह है कि पृथ्वी की जो सरफेस है, हर जगह पर सूरज से दूरी या सूरज की किरणों का एंगल या मिलने वाली हीट बराबर नहीं है, अलग अलग है। इक्वेटर पर ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा सनलाइट मिलता है, और नॉर्थ में या साउथ में, दोनों पोल पर टेम्परेचर कम होता है, हीट कम मिलती है, ठीक। दूसरी बात, धरती अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण क्या होता है, कभी कभी नॉर्थ हेमिस्फेयर सूरज के ज्यादा करीब होता है, सूरज की सनलाइट डायरेक्ट नॉर्थ हेमिस्फेयर पर आ रही होती है, तो वहां पर गर्मी होती है। और कभी कभी साउथ हेमिस्फेयर सूरज के ज्यादा करीब होता है, तो साउथ हेमिस्फेयर में गर्मी होती है और नॉर्थ हेमिस्फेयर में ठंडी होती है। और समझने वाली बात क्या है कि जैसे ये सन है, अब यहाँ पर 3 पोजीशन हो सकती है अपने अर्थ की। एक पोजीशन तो ये है कि नॉर्थ हेमिस्फेयर ज्यादा करीब हो, ये है इक्वेटर, है ना, और सनलाइट डायरेक्ट नॉर्थ हेमिस्फेयर पर पड़ती हो, मतलब यहाँ पर जो कर्क रेखा है उस पर पड़ती हो, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में यहां पर होती है फिर गर्मी। एक पोजीशन ऐसे हो सकती है। दूसरी पोजीशन ये हो सकती है कि जो साउथ वाला हिस्सा है वो सूरज के ज्यादा करीब हो और सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही हो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, और साउथ हेमिस्फेयर में गर्मी है, और इस पोजीशन में यहाँ पर मतलब नॉर्थ हेमिस्फेयर में सर्दी होती है, मतलब ठंडी पड़ती है, ठीक। एक और पोजीशन होती है जहां पर सनलाइट सीधे इक्वेटर पर पड़ती है। ये वाली स्थिति मार्च में होती है और सितंबर में होती है। मार्च में कब, लगभग 21 सितंबर को, और सितंबर में 23 सितंबर को। यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं, है ना। जब इक्वेटर पर सीधे लाइन पड़ती है तब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। लेकिन जब स्थिति अलग होती है, मतलब कि जब नॉर्थ हेमिस्फेयर ज्यादा झुका होता है, तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। और जब साउथ हेमिस्फेयर में सनलाइट सीधा पड़ता है, मतलब साउथ पोल सूरज की तरफ झुका हुआ था, उस स्थिति में साउथ हेमिस्फेयर में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। अब इसका उल्टा होता है, मतलब जैसे जब नॉर्थ हेमिस्फेयर में दिन बड़ा है, रात छोटी है, तो साउथ हेमिस्फेयर में रात बड़ी है, दिन छोटा है। जब नॉर्थ हेमिस्फेयर में दिन बड़ा है, मतलब गर्मी का मौसम है, और साउथ हेमिस्फेयर में सर्दी का मौसम है। और जब साउथ हेमिस्फेयर में दिन बड़ा है और रात छोटी है, तो साउथ हेमिस्फेयर में गर्मी होती है। अभी इसको एक डायग्राम से और समझ सकते हैं।
वो भी समझ लेते हैं। ये है सन, और ये वो रास्ता है जिस पर धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है ना। कभी यहाँ पर होती है, कभी यहाँ पे होती है, कभी यहाँ पे होती है, और कभी यहाँ पे होती है। यहाँ पर जब अर्थ होती है तो कुछ इस तरह से अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम इक्वेटर खींचे तो इक्वेटर ऐसी होगी, और यहाँ पर भी ऐसी होगी। यहाँ पर जब धरती होती है इसका मतलब है कि जून महीना चल रहा है, जून में यहाँ पर होती है जून, जुलाई अगस्त यहाँ पर सितंबर में, अक्टूबर नवंबर यहाँ पर दिसंबर में, जनवरी फरवरी यहाँ पर मार्च में, अप्रैल और मई यहाँ पर इस तरह से होता है। तो जब धरती यहाँ पर होती है, अर्थ यहाँ पर होती है, तब सनलाइट सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही होती है, कर्क रेखा पर पड़ रही होती है। नॉर्थ हेमिस्फेयर में गर्मी का मौसम होता है और साउथ हेमिस्फेयर में सर्दी का मौसम होता है। अब जहां पर भी सनलाइट सीधे पड़ेगी वहां पर होगा लो प्रेशर, मतलब वहां पर ज्यादा टेम्परेचर होगा, हवा गर्म होगी, गर्म हवा ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी इसका मतलब है कि लो प्रेशर जनरेट करेगी, नीचे लो प्रेशर हो जाएगा। और इस पोजीशन में, मतलब दिसंबर वाले पोजीशन में, सनलाइट सीधे डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ रही होती है। सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी का मौसम होता है और नदर्न हेमिस्फेयर में सर्दी का मौसम होता है ना। वो एनसीईआरटी में बताते भी हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में गर्मी में क्रिसमस मनता है, इसलिए क्योंकि पोजीशन इस तरह से होती है पृथ्वी की, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधे सनलाइट पड़ती है, वहां पर गर्मी होती है, ज़्यादा हीट मिलती है। गर्मी होने के कारण, ज़्यादा हीट होने के कारण सरफेस गर्म होती है, हवा गर्म होती है, हवा हल्की हो जाती है और हवा ऊपर उठती है, लो प्रेशर बनता है। और यहाँ पर सनलाइट पूरे हिस्से पर बराबर होती है, क्योंकि कोई भी हिस्सा पृथ्वी का सूरज की ओर झुका हुआ नहीं होता, और दिन और रात बराबर होते हैं। एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि जब भी 24 घंटे में पृथ्वी अपनी जगह पर एक बार जो चक्कर लगाती है उससे दिन और रात होते हैं, और सूरज के चारों ओर ये जो चक्कर लगाती है एक साल में, इसके कारण मौसम बदलते हैं। और भी कुछ बात है, एक बात और है जो हमें समझना चाहिए, वो ये है कि जब भी ये जो अर्थ है, ये है इक्वेटर, जब भी नॉर्थ हेमिस्फेयर में हवा चलती है, एक जगह से दूसरी जगह हवा जाएगी, पॉइंट ए से बी जाना है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये है नदर्न हेमिस्फेयर। और वैसे ही सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है ना। तो नदर्न हेमिस्फेयर में विंड की डायरेक्शन राइट की साइड डिफ्लेक्ट हो जाती है, विंड की डायरेक्शन हो चाहे वो ओशन करंट की डायरेक्शन हो, और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर हवा को जाना है, सीधे जाना है, लेकिन ये कोरियोलिस इफेक्ट के कारण राइट की साइड डिफ्लेक्ट होंगी। और अगर नॉर्थ से साउथ की ओर नदर्न हेमिस्फेयर में हवा चलेगी तो वो राइट की साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर यहाँ से जाना है तो इस साइड, और यहाँ से इधर आना है तो इस साइड डिफ्लेक्ट होगी। वैसे ही सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की साइड डिफ्लेक्ट होती है, इधर से अगर इधर हवा चल रही है तो वो इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी, मतलब यहाँ पर नहीं जाएगी, इस वाले पाथ पर नहीं जाएगी, बल्कि यहाँ पर जाएगी। और अगर इधर से यहाँ पर आना है तो भी लेफ्ट की तरफ ही डिफ्लेक्ट करेगी। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है कोरियोलिस इफेक्ट के कारण। एक और कहानी है, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि हमने बात की थी, ये है हमारी अर्थ, ये है इक्वेटर। अब सनलाइट आ रही है यहाँ से, जब सनलाइट आती है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट मिलती है, इस वाले एरिया में ज़्यादा हीट मिलती है, ज़्यादा गर्मी होती है, तो यहाँ पर होता है लो प्रेशर।
यहाँ पर इक्वेटर के आसपास लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर, अब जब यहाँ पर लो प्रेशर होता है, हवाएं यहाँ से उठती हैं ऊपर की तरफ, और इस लो प्रेशर के बेल्ट के आजू बाजू मतलब दोनों तरफ यहाँ पर हाई प्रेशर का बेल्ट होता है, और इस हाई प्रेशर के बेल्ट से हवाएं लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं। ठीक, वैसे तो हवा को यहाँ सीधा आना था, लेकिन डिफ्लेक्ट होकर तिर इस तरह से हो जाती है दोनों तरफ, क्योंकि कोरियोलिस बल दोनों तरफ लगता है। अब ये जो बीच में लो बेल्ट है, इसके आजू बाजू हाई प्रेशर का बेल्ट है, उसके पास में मतलब दोनों तरफ यहाँ पर फिर से लो प्रेशर का बेल्ट बन जाता है, और पोल पर एक बार फिर से हाई प्रेशर का बेल्ट बनता है, और हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है हमेशा। हाई प्रेशर क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हवा है, हवा का दबाव है, मतलब कोई एरिया है ये सा इस तरह से, और कोई एरिया है यहाँ पर हवा नीचे बैठ रही है, नीचे बैठती है, सरफेस से टकराती है, तो ये लो प्रेशर एरिया की तरफ चली जाती है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है हमेशा। और अगर रास्ते में इसको कोई वाटर बॉडी मिल गई अगर, तो वहां से बादल को उठाती है और फिर आगे जाकर बरसात करती है। ठीक, अब ये जो सारी बातें हैं जो हमने अभी समझी, उनका यूज करेंगे हम मानसून को समझने में, साउथ वेस्ट मानसून को समझने के लिए भी और नॉर्थ वेस्ट मानसून को समझने के लिए भी। ठीक, अब जैसे कि हमने बात की थी कि जून में धरती की पोजीशन सूर्य के तुलना में, अर्थ की पोजीशन सन की तुलना में कैसी होती है कि इसका जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है वो सन की ओर झुका हुआ होता है, मतलब ज़्यादा सनलाइट मिलता है, और सनलाइट नॉर्थ हेमिस्फेयर पर सीधे पड़ता है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर पड़ता है, और नॉर्थ हेमिस्फेयर में गर्मी होती है और सदर्न हेमिस्फेयर में ठंडी होती है। तो भारत में यहाँ से मतलब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। ठीक, यहाँ पर सनलाइट सीधे आता है, और यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी होती है, और लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर जैसे ये दिख भी रहा है यहाँ पर फोटो में, लो प्रेशर। इस लो प्रेशर को भरने के लिए हवाएं इसकी तरफ चलती हैं, और जैसे कि हमने देखा था कहाँ से चलती है, हाई प्रेशर से चलेंगे। अब जब यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर कहाँ होगा, हाई प्रेशर होगा इक्वेटर के पास, और इक्वेटर से जब हवाएं चलती है कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, मतलब कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, नदर्न हेमिस्फेयर में, तो हवाएं डिफ्लेक्ट होती हैं कहाँ पर, राइट की तरफ। और जब भी मानसून के लिए अगर आपने कोई फोटो देखी होगी, कहीं पर आपने फोरकास्ट देखा होगा, तो वहां पर कुछ डायरेक्शन इस तरह की ही बनी होती है, तिरछी इस तरह से, और यहाँ पर जब ये हवाएं आती हैं, मानसून आता है, तो अपने साथ यहाँ से ओशन से पानी लेके आता है, बादल लेके आता है और बरसात करता है। तो ये है साउथ वेस्ट से आने वाला साउथ वेस्ट मानसून। वैसे ही जब हवाएं वापस लौट रही होती है और जब तक बरसात खत्म हो रही होती है, तब तक अर्थ की पोजीशन सन की तुलना में, सन के रिस्पेक्ट में चेंज हो चुकी होती है। यहाँ जून, यहाँ सितंबर, यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, मतलब यहाँ पर कहीं पर होती है। और ये जो नदर्न हेमिस्फेयर है, सूरज से दूर हटना शुरू होता है और नॉर्थ हेमिस्फेयर पास आ जाता है, सदर्न हेमिस्फेयर पास आ जाता है, और सदर्न हेमिस्फेयर पास आता है और नदर्न हेमिस्फेयर दूर जाता है, तो प्रेशर हाई प्रेशर बनता है कहाँ पर, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। अक्टूबर नवंबर आते आते सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, और सर्दियाँ शुरू होने से यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं, चूंकि नदर्न हेमिस्फेयर में चल रही हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही होती है, तो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है इस तरह से, और बे ऑफ बंगाल से होते हुए बादल उठाती है और बरसात करती है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कुछ कर्नाटक के हिस्सों में और कुछ केरल के हिस्सों में। तो ये है नॉर्थ ईस्ट मानसून, और ये है नॉर्थ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, और ये है नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक, आज के लिए हमें इतना ही समझना था।
कुछ एमसीक्यू है उन्हें देख लेते हैं और फिर आज के लिए हमारा प्रोग्राम खत्म। पहला सवाल है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि उत्तर पूर्व मानसून मुख्यतः भारत के उत्तरी मैदानों में वर्षा लाता है। उत्तर पूर्व मानसून की बात हो रही है, यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात हो रही है और बोल रहा है कि उत्तरी मैदानों में। नहीं, गलत है। नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो इंडियन पेनिनसुला के सदर्न हिस्सों में बरसात करता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि तमिलनाडु को अपनी वार्षिक वर्षा का लगभग आधा भाग उत्तर पूर्व मानसून से प्राप्त होता है। जी बिल्कुल, लगभग आधा भाग। दूसरा सवाल है कि उत्तर पूर्व मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि यह दक्षिण पश्चिम मानसून के लौटने के बाद सक्रिय होता है। जी बिल्कुल, जब दक्षिण पश्चिम मानसून वापस लौट रहा होता है, यहाँ पर पहले लो प्रेशर होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। फिर जब अर्थ की पोजीशन सन के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाती है, टेम्परेचर में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, यहाँ पर लो प्रेशर होता है, हवाएं इस तरह से चलने लगती है, हवाओं की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और ये जो दिशा बदलने वाली हवाएं हैं इनको ही मानसून कहा जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के लौटने के बाद ही सक्रिय होता है उत्तर पूर्व मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसकी मुख्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। नहीं, मॉनसून का नाम रखा जा रहा है जहां से वो आ रही है। कहां से आ रही है? नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। और अगर साउथ वेस्ट से आ रही होगी, साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक, जहां से आती है वहां से नाम आता है। ठीक। तीसरा स्टेटमेंट है कि इस अवधि में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने की संभावना रहती है। जी, औसतन लगभग 3 चक्रवात आते हैं, चक्रवात आते रहते हैं। तीसरा सवाल, भारत में उत्तर पूर्व मानसून से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि इसकी सामान्य अवधि अक्टूबर से दिसंबर तक रहती है। बिल्कुल सही बात है, अक्टूबर से दिसंबर तक बरसात रहेगी। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह भारत की कुल वार्षिक वर्षा का 11% प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है, भारत की कुल वर्षा का 11% है। तमिलनाडु का लगभग 50% और आंध्र प्रदेश का लगभग 1/3, 30% के आसपास, 30-33% के आसपास बरसात होती है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इस दौरान 3 से 4 चक्रवात बंगाल की खाड़ी में बनते हैं। बिल्कुल सही बात है। और चौथा स्टेटमेंट है कि यह मुख्य रूप से उत्तर भारत में रबी फसल के लिए नमी उपलब्ध कराता है। देखो, उत्तर भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून से बरसात नहीं होती, चक्रवात उठने से हो जाती है, लेकिन जो बरसात का फायदा मिलता है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के किसानों को मिलता है। इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा गलत है। चौथा सवाल है कि उत्तर पूर्व मानसून से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट मानसून, इसे रिट्रेटिंग मानसून भी कहा जाता है। बिल्कुल पीछे हटता हुआ मानसून है, मतलब साउथ वेस्ट मानसून जब पीछे हटता है तो नॉर्थ ईस्ट मानसून बन जाता है। इस दौरान तमिलनाडु को सर्वाधिक बरसात मिलती है। जी बिल्कुल सही बात है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून की तीव्रता घट रही है। नहीं, मानसून की तीव्रता, इंटेंसिटी भी बढ़ रही है और फ्रिक्वेंसी, चक्रवातों की इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी दोनों बढ़ रही है। भारी बरसात होती है, बादल फटने की घटनाएं होती हैं, शहरों में बाढ़ आती है, पानी भरता है, जलभराव हो जाता है। तो समस्याएं जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी गंभीरता, इसकी तीव्रता बढ़ी है। चौथा सवाल है कि इस अवधि में बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही है। जी बिल्कुल सही बात है। पांचवा सवाल असर्सन और रीजन वाला है। असर्सन है कि चेन्नई और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र उत्तर पूर्व मानसून के दौरान बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि इस अवधि में बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात तटीय क्षेत्र में अत्यधिक बरसात करते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, उत्तर होगा ऑप्शन ए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलें।